तो गाइज ये है एमजी की नई विंडसर ईवी। अब कंपनी ने जो इसका प्राइस निकाल रखा है ना 9.99 लाख रुपीस निकाल रखा है और ये एक्स शोरूम प्राइस है। अब इस प्राइस के अंदर में भी भाई काफ़ी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितनी आप लोगों को गाड़ी की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और कितनी आप लोग को इस बैटरी की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है ना कंपनी ने यहाँ पे रखा हुआ है 9.99 लाख रुपीज़। अब इसके ऊपर में क्या है आप लोगों को एक RTO देना पड़ेगा जो कि आप लोग को 75,000 रुपीज़ का वो कटेगा। एक आप लोग क्या गाड़ी के अंदर में इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसकी आप लमसम अमाउंट मान लो कि 30,000 रुपये आप लोग को देनी पड़ेगी। ये तो होगी आपकी गाड़ी की कॉस्ट। बट इस गाड़ी के अंदर में जो बैटरी की कॉस्ट है उसके लिए कंपनी ने एक अलग प्रोसेस निकाल रखा है। उसके लिए क्या है आप लोग को अलग से रुपए पे करने पड़ेंगे और वो रुपए एक साथ में आप लोगों को पे नहीं करने पड़ेंगे। उन रुपए के लिए क्या आप लोगों को मंथली EMI के तौर पे आप लोगों को वो पे करने पड़ेंगे। और कंपनी ने ऐसा भी कर रखा है, जैसे मान लो आप कहोगे कि भाई मेरी तो मंथली रनिंग 0 है, मैं 0 चला रहा हूँ, तो भाई क्या मुझे उस मंथ में गाड़ी की कॉस्ट, बैटरी की कॉस्ट के रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसके अंदर में कंपनी ने पैकेजेस निकाल रखे हैं कि आप एक मिनिमम कॉस्ट वाला मिनिमम रनिंग वाला ले सकते हैं या मैक्सिमम या बीच वाला। तो इस तरीके से करके एक रनिंग का क्राइटेरिया निकाल रखा है कि आप कौन सी को बाय कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या है आप लोग को बैटरी की कॉस्ट के रुपए पे करने पड़ेंगे। अब वो रुपए कितने पे करने पड़ेंगे? देखो कंपनी ने ना इसका जो निकाल रखा है 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल रखा है। अगर वहीं आप इस गाड़ी को चार्जिंग भी करते हैं तो आपकी चार्जिंग जो कॉस्ट इसके अंदर पड़ेगी 1 रुपये पड़ेगी, यानी कि हम मोटा मोटा मान लेते हैं 5 रुपये पर किलोमीटर आप लोगों की गाड़ी पड़ जाएगी जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। तो वहीं अगर आप एक डीजल गाड़ी को चलाते हैं या पेट्रोल गाड़ी को चलाते हैं या डीजल को ही लगा लेते हैं तो उस गाड़ी में जो रनिंग कॉस्ट पड़ती है अपनी 8 रुपये पर किलोमीटर के आराम से पड़ जाती है। तो देखो मान लो मैंने गाड़ी को चलाया 1500 किलोमीटर, इस गाड़ी के अंदर में अपनी चलिए 5 रुपये की, वैसे 4.5 आ रहा है पर मैं फिर भी 5 लगा रहा हूँ इसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो अपनी रनिंग कॉस्ट आई है 1500 किलोमीटर चलाने में 7,500 रुपये आई है। इसके अंदर में क्या है मेरी बैटरी कॉस्ट भी चली गई है और चार्जिंग कॉस्ट भी इसके अंदर में आ चुकी है। वहीं अगर हम एक डीजल गाड़ी को चलाते हैं तो उसके अंदर में 1500 किलोमीटर चलाने में वो खर्चा आ जाएगा अपने 8 के हिसाब से 12,500। तो देखो एक तो सीधी बचत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में ये आ जाती है। अब कहोगे भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी तो देखो कोई सी भी गाड़ी है वो सस्ती ही पड़ती है, पर भाई इस गाड़ी के अंदर में कंपनी ने क्या निकाल रखा है कि आप लोगों को बैटरी की जो कॉस्ट है वो सारी एक बारी में पे नहीं करनी है और गाड़ियों की तरह। इसके अंदर में क्या है आप लोगों को EMI वाइज करके ही क्या है आप लोगों को बैटरी कॉस्ट पे करनी है। तो इस गाड़ी में एक ये प्रॉफिट भी आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। और ना आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो महंगी पड़ जाती हैं। वो किस वजह से महंगी पड़ती है? क्योंकि भाई उनके अंदर में जो बैटरी लगी होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो गाड़ियां महंगी पड़ जाती हैं। पर ये चीज़ इसके अंदर में सही कर रखी है, जितना चलाओगे उतना ही आप लोग को देना पड़ेगा। इस वजह से जो ये MG की विंडसर है ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों के लिए पड़ जाती है। तो मेरा मानना तो यही। और एक और चीज़ है भाई, मैं इस गाड़ी का ना एक रेंज टेस्ट भी कर रहा हूँ और मैंने MG की और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलाई हैं। देखो अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का मन बनाते हो ना तो आप एक MG की गाड़ी कहीं से भी हो सकता है तो हायर करना, उसको चलाना है, एक दिन में उसका रेंज टेस्ट करना जितनी कंपनी बोलती है, और एक दूसरी कोई ब्रांड गाड़ी को चलाना उसका रेंज टेस्ट करना जितनी कंपनी उसकी बोलती है। तो आप लोग को साफ साफ पता चल जाएगा कि जो MG की गाड़ियाँ जो MG बोल रही है ना कि इतनी रेंज देगी तो वो उसके लमसम बराबर में रेंज निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में अगर MG गाड़ी लेते हैं ना तो आप ये भी चीज़ है कि खुश आप रहोगे। और इस गाड़ी के अंदर में ना एक ही बैटरी पैक आप लोग को मिलेगा 38 किलोवाट का। 3 चार्जिंग ऑप्शन से क्या आप लोग इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, जैसे कि सभी गाड़ियों के अंदर में आता है। इसके अंदर में क्या है जो DC का फास्ट चार्जर आएगा वो 50 किलोवाट वाले से आप चार्ज कर सकते हो। वहाँ पे ये गाड़ी आप लोग की 10 to 80% होने में 55 मिनट्स लेगी। वहीं अगर आप इसको घर में 15 एम्पियर का जो सॉकेट रहता है उसके अंदर में लगा के चार्ज करेंगे तो ये आप लोगों की गाड़ी 0 to 100% होने के लिए लगभग 14 घंटे ये ले लेगी फुल चार्ज होने में। अगर वहीं आप इसको 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर से लगाते हैं तो ये आप लोगों की गाड़ी लेगी लगभग 6.5 घंटे लेगी 0 से 100% चार्ज होने के लिए। और भाई एक और बहुत अच्छी सी बात है, अब ना लोगों को ये भी रहता है कि भाई कंपनी क्या कर रही है, बैटरियों के अंदर में जो वारंटी दे रही है वो 5 साल 6 साल 7 साल इतने की दे रही है, तो भाई उसके बाद में बैटरियों का क्या होगा? भाई उसके बाद में हमारी कहाँ सुनवाई होगी?
क्योंकि और लोगों को ये भी सुनने में आता है कि जो एक बैटरी की लाइफ है 7 साल रहती है, उसके बाद में डाउन होने हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो भाई ये चीज़ भी MG ने यहाँ पे सोल्व कर दिया आप लोगों के लिए कि जो गाड़ी के अंदर में बैटरी की वारंटी मिलेगी वो लाइफ टाइम आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये वाली चीज़ भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और चीज़ इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया से निकाल रखी है कंपनी ने कि 1 साल तक आप इस गाड़ी में कहीं पब्लिक चार्जर से गाड़ी को चार्ज करेंगे तो वो फर्स्ट ओनर के लिए यहाँ पे फ्री रहेगी। तो मतलब सारी चीज़ों का अगर आप एक देखेंगे ना, आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी इस बजट में लेना चाहेंगे तो मेरे हिसाब में जो MG की विंडसर है ना, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर में, बहुत बढ़िया सी आप लोगों के लिए रहेगी। और भाई ये देखो अपनी गाड़ी के अंदर में ना मेटल का की कवर भी लगा सकते हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से बाय कर सकते हैं, फिर अमेजोन के लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी गाड़ियों के लिए है मेरे पास में, और क्वालिटी और प्राइस आप लोग को बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। ये देखो मारुति गाड़ियों के लिए है, और ये है अपनी महिंद्रा के लिए। इसके अंदर में फ्लिप की भाई प्रॉपरली काम करती है और मेटल का की कवर है, तो एक नंबर की लुक जो है इसके अंदर में आ जाती है। और ये है अपनी टाटा का की कवर, देखो क्या तगड़ी सी लुक आ रही है लगने के बाद में। गाड़ी के अंदर में जो की मिलती है ना, बिल्कुल हेक्टर वाली यहाँ पे मिलती है। लॉक अनलॉक और टेल गेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। और जो दूसरी की भी गाड़ी के अंदर में आती है बिल्कुल सेम ही आप लोग को यहाँ पे मिलती है। जैसे ही मैं गाड़ी को यहाँ पे अनलॉक करूंगा, जो डोर हैंडल्स है गाड़ी के यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, और लॉक करने पर जो गाड़ी के डोर हैंडल्स है अंदर चले जाते हैं। और जो ORVM की ये वाली सेटिंग है ना कि लॉक होने पर फोल्ड और अनलॉक होने पर अनफोल्ड, तो वो वाली चीज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एक और फीचर भी जो है गाड़ी के अंदर में आप कर सकते हैं, जैसे कोमेट के अंदर देखा होगा कि मैंने मान लो पॉकेट के अंदर में रख ली, जबकि मेरे हाथ में है पॉकेट के अंदर, मान लो जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊंगा मेरी गाड़ी अपने आप ही यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। तो ये वाले फीचर को भी क्या है आप अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी डोर हैंडल के ऊपर में ना कोई आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेंगे गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। अब भाई कंपनी ऐसा बोल रही है कि एक बिजनेस क्लास कार है, वो भाई किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर में जो कंफर्ट आप लोगों को मिलता है ना, काफी ज्यादा तगड़ा सा मिल जाता है। वो कंफर्ट इस वजह से गाड़ी के अंदर ज्यादा अच्छा है क्योंकि जो गाड़ी का व्हील बेस है वो भाई इतना ज्यादा मिलता है कि आप स्कॉर्पियो एन या फिर XUV700 से कंपेयर करोगे तो सिर्फ 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर छोटा है। इसके अंदर में 2700 mm का आप लोग को व्हील बेस मिल जाता है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर में नी रूम हुआ, लेग रूम हुआ, रेक्लाइनिंग एंगल हुआ, तो सब कुछ ही यहाँ पे आप लोग को बढ़िया सा मिल जाता है। और भाई लुक्स तो देखो वो तो एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, मुझे तो जो इस गाड़ी की लुक है काफी बढ़िया सी यहाँ पे लग रही है। और जो चार्जिंग के लिए दे रखा है वो आप लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड फेंडर के ऊपर में मिल जाता है, जो कि ऐसे बाहर से दबाने से ओपन हो जाता है। AC DC दोनों चार्जिंग के ऑप्शन आप लोग को यहीं से मिल जाएंगे। चारों डिस्क ब्रेक भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाते हैं। 215, 55 और 18 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिलता है। गुड एयर के टायर्स हैं, जिनकी ग्रिप हुआ, रोड में परफॉर्मेंस हुई, वो भाई काफी अच्छी सी यहाँ पे निकल के आ जाती है। LED हेडलाइट्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। बट भाई मैंने इससे पहले एक वीडियो में ये बोल दिया था कि गाड़ी के अंदर में एडास मिल जाता है, पर भाई वो एडास नहीं मिलता है। देखो आप भी आगे से देखोगे ना तो ये वाला पार्ट देखने में ऐसे लगेगा कि गाड़ी के अंदर में रेडार लगा हुआ है, पर भाई ये रेडार नहीं है, ये बस ऐसे ही दिया गया है। कोई एडास जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है। आगे वाले कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, और इसकी क्लियरिटी ने भाई एक नंबर की जो है आप लोगों को मिल जाती है। बड़ी सी विंडशील्ड है, तो गाड़ी के अंदर में जो कैबिन है वो भी काफ़ी एयरी सा फील होता है। सनरूफ भी मिल जाती है, मतलब खुलने वाली नहीं है, पूरा ग्लास ही जो है गाड़ी के अंदर में दिया गया है। जिसकी वॉल वगैरह गाड़ी के अंदर में देखा होगा तो ग्लास की भाई ना पूरा पीछे तक में आ रखा है। और जैसे इस अंदर वाले कर्टेन को खुला छोड़ देते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर में धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो ये वाली चीज़ भी है। और जो कूलिंग है वो भी गाड़ी के अंदर में जल्दी सी वहाँ पे हो जाती है। पीछे की तरफ में सिर्फ डिफोगर ही आप लोग को मिलता है, वाइपर जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। और बैक प्रोफाइल से जैसे आप इस गाड़ी को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सी लग जाती है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर और कैमरा भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाता है। विंडसर EV की जो है गाड़ी के अंदर में बैजिंग दे रखी है। पूरी कनेक्टिंग वाली LED टेल लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी। और गाड़ी के साइड में जैसे आप देखोगे ना तो ये क्लैडिंग्स भी आप लोग गाड़ी के साथ में ही मिल जाती है। और जैसे आगे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे भी जो है गाड़ी के अंदर में प्रोटेक्शन लगी हुई है। 604 लीटर का गाड़ी के अंदर में यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। सारा सामान आप इसी तरीके से अपना खुला भी पटक सकते हैं। ये अपना बैग ना अभी कुछ आचार संहिता लग रखी है, इस वजह से भाई ये खुलवा दिया था तो फिर संगवाया ही नहीं। और जो स्पेयर व्हील है ना, फिलहाल में ना इस गाड़ी के अंदर में नहीं रखा हुआ है, तो शायद स्पेयर व्हील भी भाई गाड़ी के अंदर में आ ही सकता है। और सबवूफर जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। अब दिखाते हैं भाई इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोगों को मिल जाती है। ये डोर हैंडल्स थोड़े से मुझे कन्वीनियंट से लगते हैं कंपैरेटिवली उनसे कि यहाँ से दबाओ और फिर यहाँ से करके इस तरीके से करके खोलो।
डोर 90 डिग्री ओपन नहीं होते हैं, बैटरी लो बता रही है, पर फिर भी गाड़ी के अंदर जाना बाहर उतरना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ब्लैक और गोल्डन थीम का यहाँ पे यूज़ है, यहाँ पे थोड़े से डार्क गोल्डन के अंदर दिया गया है। नो स्पीकर्स का जो है गाड़ी के अंदर में अरेंजमेंट मिल जाएगा। और एम्बियंट लाइट आप देख रहे हो, इसके अंदर में कुछ 256 कलर की एम्बियंट लाइट आप इसके अंदर में एडजस्ट कर सकते हो। और जो सीट है ना भाई, ये इतनी कंफर्टेबल आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बट उसके लिए कोई बटन्स आप लोग को नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें ही इसकी स्क्रीन यहाँ पे ऑपरेट करेगी। ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। डेड पैडल भी जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के लिए दे रखे हैं और ये इसके हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब हुड मैंने ओपन कर ही लिया, तो अब हुड के अंदर भी दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग को मिल जाती है। कुछ भी नहीं मिलेगा वैसे तो, बस फ्लूइड वगैरह डालने के लिए ही जो है इसके अंदर में यहाँ पे मिल जाते हैं। इंसुलेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं भाई इसके अंदर में। अब दिखाते हैं भाई स्टीयरिंग व्हील, जैसे आपने कोमेट का देखा होगा सेम ही स्टीयरिंग व्हील कोमेट वाला इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। ये वाले कंट्रोल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला क्रूज़ कंट्रोल आप लोग को मिल जाता है। और जो MID के लिए ना, देखो इसको ये दे रहे यार, रुको, देखो जो ये वाले बटन है ना, इनको आप म्यूजिक सिस्टम के लिए भी कंट्रोल में ले सकते हैं। और जो इसकी MID है, ये वाली इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए भी ले सकते हैं। एक बार मुझे इसे प्रेस करना पड़ेगा, फिर देखो मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा ना, तो ये वाली चीज़ यहीं से कंट्रोल हो जाएगी। और दोबारा से प्रेस करूँगा तो ये क्या है, आपका म्यूजिक सिस्टम के लिए काम करेगा। और जो ORVM के लिए कंट्रोल्स हैं वो आप लोग को चलते के बाद बताएंगे, वो यही वाले करते हैं। ORVM कहीं कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। वाइपर और ये आपके गियर चेंजिंग के लिए दे रखे हैं, वो भी चलते हुए बात करेंगे। स्क्रीन के अंदर भर भर के फीचर्स दे रखे हैं, मतलब जो भी आप सोचोगे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो छोड़ो, और भी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर में सी ऑपरेट होती है। आपको लाइट भी जलानी है ना, गाड़ी की हेडलाइट भी ऑन करनी है, वो भी आप लोग को यहीं से ही करनी पड़ेगी। सनरूफ भी खोलनी है ना, इसकी शेड खोलना है, वो भी आप लोग को इसका यहीं से ही करना पड़ेगा। सब कुछ ही जो है यहीं से ऑपरेट इसके अंदर में होता है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है, बाकी हार्ड ही आप लोग गाड़ी के अंदर मिलेगा। फिट फिनिश कहने की बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तगड़ी से आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाती है। IRVM आप लोग को ऑटो डे नाइट वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे रीडिंग लैंप्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, जो कि LED के साथ में आती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर लैंप दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, बड़े बड़े भाई ग्लास होल्डर हैं गाड़ी के अंदर में। स्पेस की कोई कमी नहीं है भाई, आप सामान रखो या आप बैठो, कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी के अंदर मैनेज हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग में बड़ा सा आर्म रेस्ट है, स्पेसिंग बढ़िया है। 12 वोल्ट का शॉक किट जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ में जैसे देखोगे तो एक USB एक C टाइप है, और ये शटर टाइप का जो है इसके अंदर में यहाँ पे बंद हो जाता है। अब भाई सोचोगे गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, कोमेट की तरह ब्रेक दबाओ और आपकी गाड़ी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला फीचर बहुत अच्छा है। कंफर्ट भाई मैं नहीं करूँगा यार कंफर्ट की बात, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे मिल जाता है। मेटल की स्कफ प्लेट्स भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाती है। अब दिखाते हैं भाई सेकंड रो में क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। डोर तो आपने देख ही लिया भाई, बहुत तगड़ा से यहाँ पे मिल जाता है। और स्पीकर की कमी नहीं है, स्पीकर की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। 6 फुट से भी ज़्यादा पीछे हो रखी है इसकी ड्राइवर वाली सीट, फिर भी भाई आप देखो यार कितना ज़्यादा स्पेस जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे मेटल की स्कफ प्लेट्स हैं, और इनका रेक्लाइनिंग एंगल इतना भयंकर वाला हो जाता है ना, आप लोगों ने गाड़ी के अंदर में देखा ही नहीं होगा, इतना तगड़ा से यहाँ पे हो जाता है। पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स आप लोग को मिल जाते हैं, बट इनकी फ्लो ना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यानी पीछे की तरफ में कोई सेपरेट कोयल नहीं मिलती है। अगर आगे वाला चलेगा तो ही पीछे वाला जो है एयर का वेंट चलता है। और AC का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे मिल जाता है। भाई लेग रूम हो, नी रूम हो, यार मैं क्या ही बात करूँ इस गाड़ी के अंदर में कंफर्ट की, बहुत तगड़ा से मिलता है। और सेंटर में आर्मरेस्ट भी है, 2 ग्लास होल्डर में यहाँ पे मिल जाएंगे, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और जो ये वाली सीट है ना, इन सीटों का जो डिज़ाइन है भाई, कुछ अव्वल लेवल के मिस्त्रियों ने कर रखा है मतलब इंजीनियरों ने कर रखा है। तो इनका कंफर्ट मैं नहीं कर रहा यार, बार बार मेरे मुंह से कंफर्ट निकल रही है। अब आ गए भाई गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे। अबे ठीक है भाई, 30% से नीचे भी यही बोलते हैं कि बैटरीज लो, 20% से नीचे भी यही बोल रहे बैटरीज लो। और साइड बाय साइड ना इस गाड़ी का मैं एक रेंज टेस्ट भी करने लग रहा हूँ, वो वीडियो क्या मैंने सेपरेट ही बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर फिर सारी चीज़ें हो जाती है ना, रिव्यू भी हो जाता है, ड्राइव भी हो जाता है, रेंज भी हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। अब जो रेंज वाला है आप अलग ही देखना। देखो गियर शिफ्टिंग का तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि इसके अंदर में यहाँ से होता है। अब गाड़ी के अंदर भी क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को मिल जाता है, बट उसको अगर आप सेट करना चाहते हो ना तो कैसे करना पड़ेगा, ये देखो क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे बटन है, और सेट करने के लिए ये इस तरीके से अब मेरी 68 पे
इन बटन से यहाँ पे सेट होगी। और बढ़ाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये ऊपर 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 ऐसे करके यहाँ ये स्पीड अपनी बढ़ जाएगी। क्रूज कंट्रोल को हटाने के लिए यहीं से जो है अपना क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि ORVM भाई कैसे सेट करोगे, वो आप लोग को चलते हुए बताऊँ। देखो ORVM सेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे दे रखा है ORVM का, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरे को लेफ्ट वाला करना है ना, तो लेफ्ट वाला मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। जो ये वाला बटन दे रखा है ना इस साइड में, लेफ्ट साइड में, इनसे क्या है मेरा ORVM देखो ऊपर नीचे वहाँ पे होने लग रहा है। तो इनसे क्या है गाड़ी के ORVM सेट होते हैं। अब भाई लाइट्स के कंट्रोल भी इसके अंदर में आप लोगों को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो वो भी क्या है आप इसकी स्क्रीन से ही कर पाओगे। ये यहाँ से लाइट को मैंने किया, मान लो आप आपने ऑन ही करना चाहते हो तो ये अपना लो बीम पे ऑन हो गया, लाइट जो है गाड़ी की ऑन होगी। बाकी ऑटो पे छोड़ना चाहते हो तो ऑटो पे कर सकते हैं। और ये लाइट लेवलिंग के लिए दे रखा है। लाइट लेवलिंग के आपने देखोगे ना कि यहाँ पे एक वो रोलर सा मिल जाता है, उसको इस तरीके से करके हम कर देते हैं। इसके अंदर में कैसे दे रखा है, ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से कर रखा है। रियर फॉग लैंप का भी क्या है आप लोगों का यहीं से ही हो जाएगा। अभी देखो व्हीकल सेटिंग के अंदर में जाने के बाद में क्या है आप लोगों को इस व्हीकल सेटिंग के अंदर में आना पड़ेगा। और ये सनशेड का ऑप्शन आ गया, फुल्ली क्लोज्ड है। और ये मैं करता हूँ इसको यहाँ पे फुल्ली ओपन, तो आपकी जो ये सनशेड है ये भी यहाँ पे ओपन होने लग जाएगी। और जो ग्लास है ना भाई ये इस तरीके वाले दे रखे हैं, जैसे धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो उसके अंदर में से भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सी धूप आ रही है। अब भाई बात आती है गाड़ी के अंदर में मोड्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, तो मोड्स कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे दे रखा है इसके मोड्स का बटन। स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको एंड इको प्लस का मोड दे रखा है। इको मोड में अगर चला के देखते हैं भाई पावर सी बहुत ज़्यादा कम हो गई है इको प्लस मोड के अंदर में। तो मैक्सिमम तो होनी थी, बाकी इको मोड के अंदर में बेटर है। और स्पोर्ट्स मोड में आप लोग का हैवी है। और ये नीचे की तरफ में दे रखा है गाड़ी के अंदर में रीजन वाले, मान लो आप जब डीएक्सेलरेट करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो किस लेवल पे चार्ज करना चाहते हो, लाइट पे, अपने मीडियम पे या फिर हैवी पे, ये सारे दे रखे हैं। अब बात आती है भाई गाड़ी के अंदर में से विजिबिलिटी की। सीट की पोजीशन जो है मैंने पूरी ऊपर कर रखी है। और हेडरूम देखो भाई बहुत अच्छा सा गाड़ी के अंदर में हेडरूम दिया गया है। 5 उंगलियों जितना हेडरूम है, तो मतलब 6 फुट से ज़्यादा ऊंचा इस बंदा इस गाड़ी को ड्राइव करेगा ना तो बिल्कुल इजीली कर सकता है। और कमांडिंग पोजीशन है, साइड विंडो वगैरह सब कुछ ठीक है। पर भाई शुरुआत में जो ये बड़ी सी टच स्क्रीन दे रखी है ना, इसमें शुरुआत में ना आप लोगों को लगेगा कि टच स्क्रीन थोड़ी सी नीची होनी थी या थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी, पर बाद में क्या है एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक चीज़ ये बढ़िया कर रखी है कि एसी के जो सारे कंट्रोल्स है ना आप लोग को नीचे की तरफ में दे रखे हैं, तो ड्राइव करते वक्त में क्या है आप डायरेक्ट सीधा इसी तरीके से करके एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को ना मैं करीबन 180 किलोमीटर चला चुका हूँ। और जो स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है ना भाई काफ़ी अच्छा सा है और बिल्कुल लाइट सा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। वहीं जो ब्रेकिंग है या फिर सस्पेंशन हुए वो भी भाई गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा मस्त से मिल जाते हैं। जैसे गड्ढों के ऊपर से निकलते हैं ना, एक तो गाड़ी के अंदर में कोई भी आवाज़ नहीं आती है। नई है एक ये भी रीज़न है, पर एमजी गाड़ियाँ पुरानी भी हो जाएंगी ना तो भी भाई उन गाड़ियों के अंदर में से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि यार इनकी जो बिल्ट है ना यार वो बड़ी अच्छी सी बनाते हैं ना, डैशबोर्ड वैशबोर्ड कहीं से भी आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे रोड्स पे भी चल रही है ना गाड़ी के अंदर में, ना तो टायर नॉइस है और ना कहीं जैसे विंड ब्लास्ट होता है, मान लो कहीं पिलर विलर में से यहाँ से हवा आती है, वो वाली चीज़ भी इसके अंदर नहीं आती है 160 की स्पीड में चलाने के बाद में भी। और लो स्पीड में जो एरोडाइनमिक्स है ना वो भाई गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ ना तो भाई गाड़ी का जो रेस्पॉन्स है, चाहे ब्रेकिंग, सस्पेंशन, कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट तो भाई भूल ही जाओ। कंफर्ट की तो मेरे को मतलब कहने की जरूरत नहीं है, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई गाड़ी के अंदर में। तो सभी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल बढ़िया मिलती हैं। वहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है, देखो व्हील बेस जो है ना इसका आप लोगों को 2700 mm का मिलता है। मतलब आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा व्हील बेस है गाड़ी के अंदर 5 सीटर होने के बाद में, वो 7 सीटर 5 सीटर होने के बाद में, तो कंफर्ट भाई गाड़ी के अंदर में काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो ये इसके बीच में MID दे रखी है ना भाई, एक ये भी बढ़िया चीज है। जैसे मान लो कि पापा वापा कोई भी साइड में बैठे हैं तो आप गाड़ी को भगा सकते हो, क्योंकि साइड में बैठने वाले को स्क्रीन के अंदर में नहीं दिखता है, पर जो ड्राइवर सीट बैठे है ना उसको स्क्रीन के अंदर में बिल्कुल बढ़िया से दिखता है। धूप पड़ रही है पूरी अच्छी तेज वाली स्क्रीन के ऊपर, मेरे पीछे ही है धूप, सूरज मतलब, तो इसके ऊपर में आ रही है। पर भाई ऐसा कहीं इसके अंदर में रिफ्लेक्शन या फिर ग्लेयर वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रही है। और सेम ही चीज इस टच स्क्रीन को लेके है। देखो जो थोड़ा सा पार्ट है ना उसके अंदर में तो हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन है, पर इस साइड वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर में ऐसी कोई खासी रिफ्लेक्शन नहीं है। और ये रिफ्लेक्शन भी सिर्फ इसी वजह से कि थोड़ी सी ब्लैक थीम है गाड़ी में, इस वजह से। भाई यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी जय श्री राम, जय बजरंगबली।